हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज की जो क्लास होगी वो हमारी डी ट्रिपल एस बी हिंदी में जो क्वेश्चन आता है उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों का, ये पीजीटी बायोलॉजी हुआ था 24 जुलाई को एग्जाम, सेकंड शिफ्ट है उसका। ये हिंदी पार्ट जो है उसका आज हम सॉल्यूशन करेंगे। उससे क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपनी डेली प्रैक्टिस करिए और नंबर इंक्रीज करिए आप लोग साथ में मेरे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, मंच पर डैश लड़कियां और लड़के नाच रहे हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान पर सही विशेषण भरिए। अच्छी अच्छी, मंच पर अच्छी लड़कियां और अच्छे लड़के नाच रहे हैं, तो ये हो सकता है करेक्ट। अच्छा अच्छा, लड़की हमारी स्त्रीलिंग होती है तो ये अच्छा अच्छा तो हम पुल्लिंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं होगा। अच्छे अच्छे भी नहीं होगा, अच्छी अच्छी भी नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा सेकंड फर्स्ट है। लेकिन डी ट्रिपल एस बी में इसका जो आंसर किया है अभी उसमें ये फोर्थ वाला दिया गया है, लेकिन जो करेक्ट होगा वो 1 होगा। अब फाइनल आंसर की में हम देखते हैं कि डी ट्रिपल एस बी क्या पता सही करके भेज दे, बट सही ऑप्शन जो हमारा 1 होता है। सेकंड है, आनाकानी करना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। आनाकानी, मुझे लगता है इसका अर्थ तो सबको पता होगा। समझौता करना नहीं होता, आसान काम नहीं, गपशप करना नहीं, टाल मटोल करना। आनाकानी मतलब किसी काम को बोला जाता है तो उसको आना नहीं करना होता तो उसमें आनाकानी करता है, उसका अर्थ होता है टाल मटोल करना, कि बाद में कर लेंगे, अभी टाइम है, ये सब कह के उसको टालते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सार्थक गद्यांश के निर्माण हेतु निम्नलिखित वाक्यों का सही क्रम क्या होगा। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं पहले हम। सूरदास के विषय में कहा जाता है कि वे जन्मांत अंध थे। उन्होंने अपने को जन्म को अंधर कहा भी है। सूरदास के काव्य में चित्रित सौंदर्य से कहीं से नहीं लगता कि वे जन्मांत थे, किंतु इसके शब्दार्थ पर अधिक नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे सूरदास की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो फर्स्ट है वही हमें लग रहा है कि ए से स्टार्टिंग होगी, तो ए से हम ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से स्टार्ट है। फर्स्ट और सेकंड है, थर्ड और फोर्थ नहीं है। तो देखते हैं ए के बाद हम देखें, उन्होंने अपने आप को जन्मांध को अधर कहा भी है, तो जो ऑप्शन है वो हमारा देखिए बी होगा ये, किंतु इसके शब्दार्थ पर अधिक नहीं जाना चाहिए। इसके बाद डी आएगा, ये वाला का ऑप्शन आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। एक बार हम पढ़ लेते हैं सेकंड ऑप्शन ए। सूरदास के विषय में कहा जाता है कि वे जन्मांत थे, किंतु इसके शब्दार्थ पर अधिक नहीं जाना चाहिए। उसके बाद है बी, उन्होंने अपने को जन्म को आधर कहा भी है। सूरदास के काव्य में चित्र सौंदर्य से नहीं लगता कि वे जन्मांत थे, तो हमारा जो है वो सी पे खत्म हो रहा है। करेक्ट ऑप्शन जो है सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लक्ष्मण डैश सेवक मिलना दुर्लभ है। उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा विशेषण प्रयोग होगा। लक्ष्मण धनी नहीं, सीधा, हल्का, समान। तो क्या बोलते हैं हम, किसी जैसा नहीं मिलता तो क्या कहते हैं हम, इसमें हम समान का प्रयोग करेंगे। लक्ष्मण समान सेवक मिलना दुर्लभ है। करेक्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाक्य क्रम में लिखिए। बेटे को अफीम पुश्तैनी घर से निकली थी। सुरजीत कौर अपने मासूम चट्टाकर मुल्तान के अपने। देखिए बेटा, इसमें हमारा स्टार्ट किससे होगा, इसमें इसकी सुरजीत कौर की बात करी जा रही है, तो सुरजीत कौर अपने मासूम, पहले आएगा सा, मासूम, बेटे को
बेटे को अफीम, सा के बाद आ, उसके बाद चटाकर मुल्तान के अपने, दा, फिर उसके बाद पुश्तैनी घर से निकली थी, बा आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ये देखिए, मैच करते हैं एक बार कौन सा है। सा, दो इसमें तो सा है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें और इसमें है, तो देखिए सा दा बा, करेक्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुणवाचक विशेषण शब्द दिए गए हैं, दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। डैश लड़का आता है, हमारा, अच्छा, अपना सा, किसी का। तो गुणवाचक बताना है, गुण में विशेषता बताते एक तरीके से, तो अच्छा लड़का आता है, करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड होगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कोई अन्य सही पर्यायवाची शब्द दिए गए विकल्पों में चुनिए। रेखांकित है, ये वाला शब्द रेखांकित है। समुद्र का जल सूर्य से आलोकित हो रहा है। आलोकित मतलब होता है प्रकाशित होना, मतलब प्रकाश पड़ता है तो वो उज्जवल हो जाता है, उसको बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा, आलोकित होना। चांदनी नहीं होगा, आलोडित नहीं होगा, आंदोलित भी नहीं होगा, फर्स्ट करेक्ट है। जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जंगल में जो आग लगती है बेटा, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम दावा नल कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड है। अनावृष्टि का मतलब होता है बारिश का ना होना, अनावृष्टि, बारिश नहीं होती है तो वहां पे अनावृष्टि कहते हैं। बाड़वान, बड़वा नल, जो बड़वा नल है इसका मतलब होता है समुद्र में जो आग लगती है, समुद्र में लगने वाली आग, लगने वाली आग। आज आपसे जंगल में लगने वाली आग का मतलब पूछा है, किसी और पेपर में समुद्र में लगने वाली आग का मतलब पूछेगा, तो उसका जो समुद्र में आग लगती है उसको बड़वा नल बोलते हैं। जठर, जठरागिन, जिसको जठरागिन मतलब होता है जो पेट में आग लगती है उसको बोलते हैं। पेट में लगने वाली आग को क्या बोला जाता, तो जठर अगिन। और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल, और जंगल में लगने वाली आग को दावा नल। ये आप लर्न कर लेना, क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में इनमें से ही कोई पूछ ली जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, रहीम दास ने कहा है कि सहनशीलता हमें धरित्री से सीखनी चाहिए। वाक्यांश में अशुद्ध भाग का चयन करें। अशुद्ध भाग देखना है, तो की सहनशीलता, सहनशीलता बिल्कुल करेक्ट है। सीखनी चाहिए, ये भी सही है। रहीम दास ने कहा, ये भी ठीक है। हमें धरित्री, ये जो धरित्री शब्द है ना, इसमें त्रुटि है। धरित्री हम इस तरीके से लिखते हैं, धरित्री, 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 इस तरीके से इसकी सही वर्तनी होती है। धरित्री का अर्थ होता है धरती, धरती, ये इसका अर्थ होता है पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाक्य के रिक्त स्थान को कर्म कारक से पूर्ण करें। बच्चे ने, माँ ने, ये इस पे चंद्र बिंदु आएगा, माँ ने, एक मिनट, माँ ने बच्चे डैश खिलाया। तो क्या करना है, कर्म कारक, कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, कर्ता ने कर्म को, जो कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या होता है, को होता है। तो इस तरीके से आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि किसकी विभक्ति से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, तो कर्म कारक का को होता है। माँ ने बच्चे को खिलाया, के लिए हमारा संप्रदान होता है, से क्या होता है, से हमारा, से हमारा अपदान कारक में आता है, जब कुछ अलग हुआ जाता है तो उसमें आता है अपदान कारक में, ठीक है। उसके बाद है जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11,
जल में रहकर मगर से बैर, लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। जल में रहकर मगर से बैर, जल में ही रहते और जल में जो मगर मतलब मगरमच्छ जो है वो भी जल में रहता है, तो उससे बैर करना बिल्कुल भी असंभव होता है। मतलब कोई अगर आपका पालनदाता या आश्रयदाता है, अगर वो आपको नहीं खा रहा है, आप लोगों को पता होगा मगरमच्छ सारी चीज़ें खा ही जाता है, चाहे मछली हो चाहे कुछ हो, खा जाता है। अगर वो आपको नहीं खा रहा है मतलब वो आपको सेफ रख रहा है वहाँ पे, तो आप उससे रिस्क नहीं ले सकते, बैर नहीं कर सकते। अगर बैर की आपने तो आप अपनी जान गंवा देंगे। यही इस लोकोक्ति का मतलब होता है। तो यहाँ पे दे रखा है आश्रयदाता से बैर असंभव है। अगर आश्रयदाता को ही गुस्सा आ गया तो फिर तो काम हो गया, किसी का कुछ अगर बैर करी आपने आश्रयदाता से तो मतलब आपका जीवन खत्म है वहीं पे। जिस तरीके से अगर मछली ने मगर से बैर करी तो उसका जीवन खत्म है, मगर तो उसको डायरेक्ट खा ही जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट है। सबसे बैर करना भी नहीं होता, जल में डर कर रहना चाहिए नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, ये भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य चुनें। यहाँ से वाक्य स्टार्ट है। समुद्र के जीव जंतु बहुत अद्भुत होते हैं, कई ऐसी जातियां हैं जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। तो इसमें हमें करेक्ट देखना है कौन सा होगा। समुद्र के जीव जंतु बहुत अद्भुत अद्भुत होते हैं, ऐसी कई जातियां। देखिए यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये वाला नहीं होगा। समुद्र के जीवी जंतु लिखा है, अद्भुत ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ भी जातियां नहीं सही है, ये भी गलत है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। समुद्र के जीव जंतु बहुत अद्भुत होते हैं, कई ऐसी जातियां हैं जिन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा, ये हो सकता है समुद्र। ये देखिए यहाँ पे समुद्र गलत है, जीव जंतु भी गलत है, ये अद्भुत की भी गलत है, जातियां भी गलत है, तो ये तो नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन जो हमारा वो है थर्ड। यहाँ पे सारी वर्तनी बिल्कुल सही है, कोई त्रुटि नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर है 13, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कोई अन्य सही पर्यायवाची शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। मेरी अभिप्सा, ये यहाँ पे रेखांकित है। मेरी अभिप्सा है कि मेरे मानस में तुम्हारी ही इच्छा का साम्राज्य हो। अभिप्सा का जो पर्यायवाची होता है ना बेटा, इच्छा होना। फर्स्ट ऑप्शन सही है, मेरी अभिप्सा या मेरी इच्छा है कि मेरे मानस में तुम्हारी ही इच्छा का साम्राज्य हो। ललायत का जो पर्यायवाची होता है वो उत्सुक या लालची होता है। वेदना मतलब दर्द होना या पीड़ा होना। प्यास, प्यास का होता है तृष्णा। तृष्णा, जो प्यासा होता है ना पानी का, उसको तृष्णा बोलते हैं या प्यास बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द होगा। दुर्जय, ये नहीं होता। अभेद्य, दुर्बोध और दुर्भेद्य। तो यहाँ पे बेटा जो सेकंड अभेद्य और दुर्भेद्य है ना, दोनों का अर्थ लिया जाता है जिसे भेदना कठिन हो, दोनों का ही ऑप्शन करेक्ट होता है। लेकिन जो ट्रिपल एस बी के साइड से करेक्ट माना गया है वो ऑप्शन नंबर 4 को सही माना गया है कि जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो उसको हम दुर्भेद्य कहते हैं। लेकिन अभेद्य का मतलब भी यही होता है, जिसे तोड़ना या भेदना कठिन हो। लेकिन डी ट्रिपल एस पी के साइड से ऑप्शन 4 को करेक्ट माना गया है। दुर्जय, दुर्जय का अर्थ होता है जिसे जीतना कठिन हो, जिसे जीतना कठिन हो। आप लोग भी ये चीज़ें नोट करके रख लीजिए ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे ज़्यादा एफर्ट्स ना मारने पड़े। बार बार वीडियो देखने का टाइम तो नहीं होगा, अगर देख सकते हैं तो 2x पे करके अगेन देख लेना पेपर से पहले। दुर्बोध, दुर्बोध का अर्थ होता है आप लोगों का जो दुर्बोध होता है उसका मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, मतलब होता है समझना कठिन हो।
ये आप लोगों का मतलब है और ये मैंने आप लोगों को बता दिया। दुर्भेद्य का मतलब भी वही होता है, भेदना या तोड़ना कठिन हो, और अभेद्य का मतलब भी सेम होता है, लेकिन डी ट्रिपल एस बी के साइड करेक्ट ऑप्शन फोर्थ को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, श्याम मोहन जी डैश व्यक्ति हैं, प्रस्तुत रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक विशेषण से कीजिए। कर्तव्य, आलस्य, मिलनसार या चतुरता। तो देखिए, जो चतुरता भाववाचक संज्ञा है, आलस्य भी है और कर्तव्य भी एक तरीके से हमारी उसी में आ जाती है। तो यहाँ पे जो विशेषण है वो मिलनसार, मिलनसार जो है बिल्कुल करेक्ट विशेषण है कि श्याम मोहन जी मिलनसार व्यक्ति हैं, प्रस्तुत व्यक्ति है। करेक्ट ऑप्शन जो हमारा वो है थर्ड। इसके बाद है ये आप लोग देखिए गद्यांश है। वीडियो को पॉज करके पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, या मेरे साथ भी आप लोग एक बार रीड कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं एक बार। आज की अर्थ प्रधान व्यावसायिक दुनिया में साहित्य के मूल्यांकन के लिए लेखक, प्रकाशक और पाठक के व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य को उपेक्षित करना संभव नहीं है। सामाजिक सरोकारों के साथ आर्थिक सरोकारों की भी अपनी मुख्य भूमिका है, जिसे साहित्य का रूप निर्धारित होता है। साहित्य की रचना प्रक्रिया के जो 3 मुख्य पक्ष हैं, रचना, रचनाकार और पाठक, इनमें से किसी एक पक्ष को ही अब तक की आलोचना पद्धतियां अपने विवेचन का केंद्र बनाती रही हैं। साहित्य का समाजशास्त्र एक साथ इन तीनों का विवेचन विश्लेषण करता है। उसका लक्ष्य लेखक और पाठक तथा पाठक और रचना के अंतर संबंधों की व्याख्या करना होता है। ये क्या कारण है कि वर्दी वाला गुंडा की 24 लाख प्रतियां हाथों हाथ बिक गई, और शिव प्रताप सिंह का नीला चांद या सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए पुरस्कृत होने के बावजूद मात्र पुस्तकालयों की शोभा बढ़ा रहे हैं। यहाँ मूल्य की भूमिका भी प्रमुख नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो 20 रुपये कीमत वाले सभी पेपर बैंक संस्करण की मांग सस्ते और बाजारू उपन्यासों के बराबर हो जाती है। अपनी समग्रतावादी दृष्टि के कारण साहित्य का समाजशास्त्र इन सारे कारणों की जांच पड़ताल करता है। तो यहाँ पे साहित्य की बात हो रही है मेनली। देखते हैं क्वेश्चन। साहित्य की रचना प्रक्रिया के कितने मुख्य पक्ष हैं? आम आदमी नहीं, प्रकृति नहीं, सौंदर्य नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिए गए गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। श्रम की भावना, सामाजिक सद्भाव की भावना, साहित्य का समाजशास्त्र या सामाजिक अलगाव। तो श्रम का कहीं बात नहीं हुई, ये भी सद्भावना की भी नहीं, सामाजिक अलगाव नहीं। करेक्ट ऑप्शन जो था थर्ड है, जिसमें गद्यांश में साहित्य का समाजशास्त्र की बात करी गई है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड होगा सही शीर्षक। गद्यांश में प्रयुक्त चांद का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? चांद के जो पर्यायवाची होते हैं वो शशि भी होता है, विभाकर भी होता है और तारकेश भी होता है। जो तमाल है वो चांद का पर्यायवाची नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गद्यांश में प्रयुक्त मुख्य का विलोम शब्द होगा। मुख्य का विलोम द्वितीय, प्रमुख, गौण, आखिरी। तो बेटा जो मुख्य होता है उसका विलोम होता है गौण। करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है। द्वितीय भी नहीं होता, प्रमुख भी नहीं होता, आखिरी भी नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन है, साहित्य के समाजशास्त्र का लक्ष्य क्या होता है? सेवा भाव की भावना, परोपकार करना, लेखक, रचना और पाठक के अंतर संबंधों की व्याख्या करना, पैसा कमाना। ये एक बार हम गद्यांश को देख लेते हैं। सामाजिक साहित्य निर्धारित साहित्य 3 पक्षों का। देखिए यहाँ पे साहित्य समाजशास्त्र एक साथ तीनों विवेचन करता है। लक्ष्य, रचना और पाठक रचना के अंतर संबंधों की व्याख्या करना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो थर्ड है बिल्कुल। ये आज हमारी क्लास थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मैं डेली आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास लेकर आती हूँ। अगर किसी और सब्जेक्ट की क्लास चाहिए आप लोगों को डी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम की, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसकी क्लास भी स्टार्ट कर दूँगी। थैंक यू।